इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज मेरे सामने मेज पर जो स्रोत सामग्री रखी है, वो सच कहूं तो देखने में किसी पहाड़ जैसी लग रही है। हाँ, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीसीएस परीक्षा के सामान्य ज्ञान के नोट्स का एक बहुत ही सघन और भारी भरकम पुलिंदा है। बिल्कुल। और पहली नजर में ये पन्ने सिर्फ तारीखों, आंकड़ों और तथ्यों के एक नीरस जंगल जैसे लगते हैं। मतलब इसे देखकर तो किसी भी छात्र को घबराहट हो सकती है। हाँ, एकदम। लेकिन हमारा आज का जो मिशन है वो बहुत स्पष्ट और दिलचस्प है। हम इन सूखे तथ्यों को महज पढ़कर नहीं सुनाने वाले हैं। तो हमारा नजरिया थोड़ा अलग होने वाला है आज। जी, हमारा उद्देश्य इस पूरी सामग्री को एक ऑडियो बुक जैसे प्रवाहमयी और जीवंत अनुभव में बदलना है। एक ऑडियो बुक अनुभव, ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। ताकि कोई भी सीखने वाला बिना जानकारी के बोझ तले दबे इस विशाल राज्य की पूरी तस्वीर को अपने दिमाग में कहानी की तरह देख सके। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। इन पन्नों को पलटते हुए जो बात सबसे पहले मेरे जहन में आती है वो ये है कि उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं है। ऐसा लगता है जैसे एक ही भौगोलिक सीमा के भीतर कई अलग अलग दुनिया एक साथ बसती हैं। ये बहुत सटीक अवलोकन है। देखिए, इन पीसीएस नोट्स की सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि ये आपको जानकारी से तो भर देते हैं, लेकिन उस जानकारी का मतलब नहीं बताते। हाँ, कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। एग्जैक्टली। इसीलिए इस चर्चा में हमारा फोकस सिर्फ ये जानने तक सीमित नहीं रहेगा कि ये तथ्य क्या हैं। एक विश्लेषक के तौर पर मेरा प्रयास रहेगा कि हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि ये तथ्य क्यों हैं। यानी उनका व्यापक अर्थ क्या है। जी, हम इन पन्नों में छिपे उन पैटर्न्स, उन विरोधाभासों और उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे जो एक साधारण स्टडी गाइड को एक धड़कते हुए राज्य की गाथा में बदल देते हैं। तो चलिए इस ऑडियो सफर की शुरुआत पहचान और उसके ऐतिहासिक विकास से करते हैं। इन नोट्स के शुरुआती पन्ने उत्तर प्रदेश के नाम और इसकी राजधानी के सफर का ब्यौरा देते हैं। और ये सफर अपने आप में एक दिलचस्प पहेली है। वाकई 1836 में इस क्षेत्र को उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था। फिर समय के साथ सत्ता की जरूरतें बदली और 1937 में इसे संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस का नाम मिला। और फिर आजादी के बाद का वो अहम दिन। हाँ, 24 जनवरी 1950 को इसे अपना वर्तमान नाम मिला, उत्तर प्रदेश। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है राजधानियों का सफर। राजधानियों का बदलना दरअसल बहुत कुछ कहता है। 1836 में सत्ता का केंद्र आगरा था। फिर 1858 में ये प्रयागराज शिफ्ट हुआ। उसके बाद 1921 में आंशिक रूप से और 1935 में पूर्ण रूप से लखनऊ को राजधानी बना दिया गया। मतलब ये महज जगहों का बदलना नहीं है। मुझे भी यही लगता है। ये सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर जाना नहीं था। बिल्कुल नहीं। राजधानियों का ये सफर वास्तव में उस दौर के बदलते प्रशासनिक समीकरणों और भौगोलिक जरूरतों का एक नक्शा है। सत्ता के केंद्र को खिसकाना। आगरा से प्रयागराज और फिर प्रयागराज से नवाबों की शहर लखनऊ तक का ये सफर दिखाता है कि कैसे एक विशाल भूभाग को नियंत्रित करने के लिए सत्ता को राज्य के बीचों बीच लाने की कोशिश की गई। और जब हम विशाल भूभाग कहते हैं तो हमें इसके आकार को समझना होगा। नोट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि बहुत बड़ा है। 75 जिलों और 18 मंडलों में बटा यह राज्य आकार और आबादी के मामले में दुनिया के कई स्वतंत्र देशों से भी बड़ा है। 75 जिले, मतलब ये सोचकर ही उन छात्रों से सहानुभूति होती है जिन्हें परीक्षा के लिए इन सब की सीमा याद करनी पड़ती हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। ये एक प्रशासनिक दुष्स्वप्न जैसा लग सकता है, लेकिन इन जिलों की बात करते हुए एक बहुत ही अनूठा भौगोलिक तथ्य उभर कर आता है जिसने मेरा ध्यान खींचा। आप सोनभद्र की बात कर रही हैं शायद। बिल्कुल, सोनभद्र जिले की स्थिति। ये भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 4 अलग-अलग राज्यों से मिलती हैं: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये एक बहुत ही अनोखा जंक्शन है। जरा सोचिए, एक ही जिले में 4 अलग-अलग राज्यों की सांस्कृतिक और भौगोलिक हवाएं आकर मिलती हैं। ये राज्य की जटिल संरचना का एक जीता जागता उदाहरण है। और सोनभद्र का ये उदाहरण हमें बताता है कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितनी विस्तृत हैं। इसी विशाल और विविधतापूर्ण संरचना को एक साझी पहचान देने का काम करते हैं राज्य के प्रतीक। हाँ, राजकीय प्रतीक। ये प्रतीक सिर्फ सरकारी मोहरे नहीं है, बल्कि ये उस भूगोल की कहानी कहते हैं। अगर हम इन प्रतीकों को एक ध्वनि चित्र या एक ऑडियो विजुअल की तरह देखने की कोशिश करें तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। नोट्स बताते हैं कि राज्य का राजकीय पक्षी सारस क्रेन है।
एक बहुत ही शानदार पक्षी। हाँ, सुनने वाले उत्तर प्रदेश के किसी नम भूमि वाले इलाके की कल्पना कर सकते हैं, जहाँ ये विशाल पक्षी शान से खड़ा है और जंगलों में कुलांचे भरता बारहसिंगा यहाँ का राजकीय पशु है। और प्राकृतिक सुंदरता की बात करें तो अशोक और पलाश का जिक्र जरूरी है। बिल्कुल, अशोक को राजकीय वृक्ष का दर्जा मिला है और पलाश का चमकीला लाल फूल, जिसे जंगल की आग भी कहा जाता है, यहाँ का राजकीय पुष्प है। और जो राजकीय चिन्ह है उसकी तो बात ही अलग है। एक वृत्त के भीतर 2 मछलियां और एक तीर कमान। ये चिन्ह सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, तीर कमान भगवान राम और अवध की याद दिलाता है। और मछलियां? मछलियां नवाबों के दौर और मुस्लिम शासन के ऐतिहासिक संगम को बिना कुछ कहे ही बयां कर देती हैं। ये वाकई एक बहुत ही खूबसूरत चित्रण है और ये सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संगम सीधे तौर पर उस शक्ति में तब्दील होता है जो पूरे देश को चलाती है, यानी राजनीतिक शक्ति। हाँ, दूसरा अध्याय पूरी तरह से इसी धुरी पर है। अगर हम इन नोट्स के राजनीतिक हिस्से की ओर बढ़ें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश भारत की राजनीतिक दिशा कैसे तय करता है। राजनीति के इस हिस्से को पढ़ते हुए मैं एक बात सोच रही थी। ये राज्य एक तरह से देश की लीडरशिप की फैक्ट्री रहा है। इसमें कुछ ऐसे दिलचस्प तथ्य हैं जो वाकई गर्व करने लायक हैं। जैसे कि मुख्यमंत्रियों का प्रधानमंत्री बनना। सही कहा। इस राज्य ने देश को चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे मुख्यमंत्री दिए हैं, जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। और महिला नेतृत्व के मामले में भी ये राज्य बहुत आगे रहा है। जो तथ्य यहाँ दर्ज है वो बहुत शानदार हैं। देश और राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव सुचेता कृपलानी को मिला। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। और इतना ही नहीं, किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनने का सम्मान सरोजिनी नायडू को हासिल हुआ, जो उत्तर प्रदेश की ही राज्यपाल थीं। महिला नेतृत्व के ये शुरुआती कदम बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन बड़े नामों के पीछे एक बहुत बड़ा गणित काम करता है, जो इसका प्रशासनिक ढांचा है। आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 80 लोकसभा सीटें, 31 राज्यसभा सीटें, 403 निर्वाचित विधानसभा सीटें और 100 विधान परिषद सीटें। ये महज नंबर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा राजनीतिक वजन है जो संसद में किसी भी कानून को बनाने या गिराने की क्षमता रखता है। ये द्विसदनात्मक व्यवस्था राज्य के विभिन्न क्षेत्रों और करोड़ों की आबादी को प्रतिनिधित्व देने का एक विशाल तंत्र है। लेकिन जब मैं इन 403 विधानसभा सीटों के बंटवारे को देखती हूँ तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये व्यवस्था जितनी विशाल है उतनी ही असमान भी दिखती है। असमानता किस मायने में? नोट्स में एक जगह लिखा है कि राज्य के भीतर ही राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ प्रयागराज जैसा जिला है जहां सबसे ज्यादा 12 विधानसभा सीटें हैं। और दूसरी तरफ श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट जैसे जिले हैं जहां केवल 2-2 विधानसभा सीटें हैं। मतलब एक जिले की आवाज विधानसभा में दूसरे जिले से 6 गुना ज्यादा गूंजती है। यह जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि ये असमानता कोई राजनीतिक साजिश नहीं है, बल्कि ये राज्य के भीतर जनसंख्या के असमान वितरण का सीधा परिणाम है। आबादी का घनत्व अलग-अलग है। एग्जैक्टली। प्रयागराज की सघन आबादी और महोबा के पथरीले कम आबादी वाले बुंदेलखंडी इलाके का ये अंतर सिर्फ सीटों में नहीं बल्कि विकास और संसाधनों की पहुंच में भी दिखाई देता है। खैर, राजनीति और प्रशासन की इस भारी भरकम चर्चा से हटकर अगर हम इन नोट्स के उस हिस्से पर आएं जो राज्य की आत्मा है, तो मुझे इसका सांस्कृतिक अध्याय सबसे ज्यादा आकर्षक लगा। संस्कृति हमेशा से इस राज्य की सबसे बड़ी पहचान रही है। राजनीति में भले ही सीमाएं खींची हों, लेकिन कला और संस्कृति के मामले में ये राज्य एक खुली किताब है। आइए, सुनने वालों के लिए इस ऑडियो सफर को अब संगीत और कला की उन गलियों में ले चलते हैं जहां की गूंज पूरी दुनिया में है। तो शुरुआत कहां से की जाए? इन पन्नों में कासगंज के पटियाली में जन्मे अमीर खुसरो का जो जिक्र है वो वाकई अचरज में डालता है। बिल्कुल। अमीर खुसरो सिर्फ एक ऐतिहासिक नाम नहीं है, वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक पूरी संस्था हैं। यह जानना बहुत ही रोमांचक है कि भारतीय संगीत के जिन 2 सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्रों के बिना हम आज किसी संगीत महफिल की कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी सितार और तबला, उनका आविष्कार अमीर खुसरो ने ही किया था। ये एक बहुत बड़ी विरासत है। उन्होंने फारसी और हिंदुस्तानी कला की जो नींव रखी वो आज भी जिंदा है।
और इसी कलात्मक परंपरा में जब हम नृत्य के पन्नों को पलटते हैं तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक हमारे सामने आता है, जिसके प्रणेता ठाकुर प्रसाद माने जाते हैं। कथक की अपनी एक अलग ही छटा है। लेकिन जो चीज इस अध्ययन सामग्री को एक कहानी बनाती है वो है इन कलाओं को मिलने वाला संरक्षण। कथक का ये सफर लखनऊ और बनारस घरानों को समझे बिना अधूरा है। नवाबों का शहर लखनऊ, इसका तो नाम ही काफी है। हाँ, और लखनऊ घराने का जो स्वर्ण काल था वो नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में आया। उस दौर में कला केवल दरबारों के मनोरंजन तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें एक आध्यात्मिक और तकनीकी गहराई आ रही थी। इसमें कई महान कलाकारों का योगदान रहा है। बिल्कुल, बिनतादीन, शंभू महाराज और बिरजू महाराज जैसी महान हस्तियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस नृत्य शैली को जो ऊंचाई दी, वो एक असाधारण सांस्कृतिक विरासत है। और इसके ठीक विपरीत या कहें समानांतर बनारस घराना है। बनारस घराने के नोट्स पढ़ते हुए जो नाम सामने आते हैं वे बहुत अलग तरह की कला का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना? एकदम सही। बनारस घराने में छोटी मैना, बड़ी मैना और रसूलन बाई जैसी गायिकाओं ने ठुमरी और टप्पा गायन को एक नई पहचान दी। ये गायकी थोड़ी अधिक लोक प्रेरित और भावपूर्ण है। और शहनाई का जिक्र भी तो यहीं आता है। हाँ, इसी बनारस की जमीन से बिस्मिल्लाह खां जैसे दिग्गज निकले, जिन्होंने शहनाई जैसी एक साधारण वाद्य यंत्र की गूंज को पूरी दुनिया के शास्त्रीय मंचों तक पहुंचा दिया। एक घराने तो शास्त्रीय और दरबारी संगीत की पहचान है, लेकिन राज्य की असली धड़कन तो उसके लोक गीतों में बसती है। लोकगीत हमेशा जमीन से जुड़े होते हैं। नोट्स का ये हिस्सा मुझे एक रंग बिरंगे ऑडियो मोन्टाज जैसा लगा। अगर हम ब्रज क्षेत्र की तरफ जाएं तो वहां रसिया, फाग, होरी और झूला गीतों की मिठास है। एक ऐसा संगीत जो राधा कृष्ण की कहानियों से बुना गया है। और अवध की तरफ क्या? वहीं दूसरी तरफ अवध के क्षेत्र में जाएं तो संस्कारी गीत, सोहर जो जन्म के समय गाया जाता है, और कव्वाली की गहरी रूहानी परंपरा है। हर क्षेत्र अपने आप में एक अलग धुन बजा रहा है। और ये सांस्कृतिक विविधता सिर्फ गानों तक सीमित नहीं है, ये लोगों के रोजगार और उन शहरों की पहचान में भी रची बसी है। हाँ, पहचान से याद आया, इन नोट्स में राज्य के शहरों के उपनामों की एक बहुत ही दिलचस्प सूची दी गई है। ये किसी कविताओं की किताब जैसा लगता है। जैसे कि पीतल नगरी। हाँ, मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी या चूड़ियों का शहर कहा जाता है। जौनपुर, जो इतिहास में शिक्षा और कला का केंद्र रहा, उसका ऐतिहासिक उपनाम शिराज़े हिंद है। और इत्र के लिए भी एक शहर मशहूर है, कन्नौज। कन्नौज का नाम तो हवा में ही तैरता है। अपनी खुशबुओं के कारण इसे इत्र नगर के रूप में जाना जाता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो शहरों के ये उपनाम केवल काव्यगत उपाधियां नहीं है जिन्हें पर्यटकों को लुभाने के लिए गढ़ा गया हो। तो इनका असल महत्व क्या है? वास्तव में ये उन शहरों की स्थानीय अर्थव्यवस्था, उनके कुटीर उद्योगों और सदियों पुराने व्यापारिक एकाधिकार के परिचायक हैं। मुरादाबाद का पीतल का काम या कन्नौज का इत्र ये महज उत्पाद नहीं है, ये वो आर्थिक धुरी हैं जिन पर उन शहरों का पूरा वजूद टिका है। ये एक बहुत ही व्यवहारिक नजरिया है। और ये कुटीर उद्योग हमें सीधे राज्य के आर्थिक मॉडल और उसके सबसे बड़े विरोधाभास की ओर ले जाता है। मैं भी इसी विरोधाभास की बात करने वाली थी। अर्थव्यवस्था वाले सेक्शन में जो डेटा दिया गया है वो दो बिल्कुल अलग-अलग राज्यों की तस्वीर पेश करता है। सही कहा। स्रोत सामग्री बहुत स्पष्ट रूप से बताती हैं कि अगर हम औद्योगिक विकास की दृष्टि से देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे अधिक विकसित क्षेत्र है, जहां कारखाने हैं, बेहतर कृषि है और ढांचागत सुविधाएं हैं। लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीर कुछ और ही है। हाँ, उसी राज्य के दूसरे छोर पर बुंदेलखंड है, जो आर्थिक और औद्योगिक रूप से सबसे कम विकसित और सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। एक ही प्रशासन के तहत विकास के ये दो एक्सट्रीम छोर मौजूद हैं। ये वाकई हैरान करने वाला है। और जब हम रोजगार की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले खेती या बड़े कारखाने आते हैं। लेकिन इन नोट्स में एक तथ्य है जो अक्सर अनदेखा रह जाता है। अब किस उद्योग की बात कर रही हैं? कृषि के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र कोई आईटी सेक्टर या बड़ी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, बल्कि हथकरघा यानी हैंडलूम उद्योग है। ये दिखाता है कि आज भी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ जमीनी स्तर के कुटीर उद्योग और बुनकर ही हैं। और इन कुटीर उद्योगों और कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है परिवहन और बुनियादी ढांचा। बुनियादी ढांचे के मामले में तो उत्तर प्रदेश के नाम कई शानदार कीर्तिमान दर्ज हैं। नोट्स में कुछ ऐसे फर्स्ट्स और लॉन्गेस्ट हैं जो जानना बेहद दिलचस्प है। जैसे कि
पहली हवाई डाक सेवा? हाँ, ये जानकर हैरानी होती है कि भारत की सबसे पहली हवाई डाक सेवा 1911 में इसी राज्य में शुरू हुई थी। उस ऐतिहासिक उड़ान ने इलाहाबाद से नैनी के बीच सफर तय किया था। ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। इसके अलावा रेल नेटवर्क में भी इसका जलवा है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म होने का गौरव दर्जा गया है। और अगर हम आज के आधुनिक दौर की बात करें तो राज्य का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे विशाल कई 100 किलोमीटर लंबे हाईवे राज्य के एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ रहे हैं। ये कनेक्टिविटी विकास के लिए बहुत जरूरी है। ये केवल सीमेंट और कोलतार की सड़कें नहीं हैं, ये अर्थव्यवस्था की नई रक्तधमनियां हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समृद्धि को पूर्वी और बुंदेलखंड के इलाकों तक ले जाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का असली उपयोग तो वहाँ के लोग ही करेंगे। और जब हम लोगों की बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के आंकड़े इस चर्चा का सबसे भारी और विचारणीय हिस्सा बन जाते हैं। जनसांख्यिकी का ये पहलू बहुत जटिल है। लगभग 20 करोड़ की आबादी वाला ये राज्य मानव संसाधन का एक ऐसा विशाल समुद्र है जिसे संभालना किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जनघनत्व की बात करें तो इसका औसत 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जहां गाजियाबाद जैसी औद्योगिक शहर में ये जनघनत्व सबसे अधिक है, वहीं ललितपुर जैसे इलाके में सबसे कम। ये असमानता हर जगह दिखती है। लेकिन जनघनत्व से ज्यादा एक विश्लेषक के तौर पर जो चीज मुझे इन जनगणना के आंकड़ों में सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो है शिक्षा और सामाजिक सोच के बीच का एक बहुत ही परेशान करने वाला अंतर। आप किस अंतर की बात कर रहे हैं? यहाँ एक ऐसा विरोधाभास सामने आता है जो विकास के हमारे पूरे मॉडल पर सवाल खड़े कर देता है। ओहो, आप साक्षरता और लिंगानुपात वाले उस आंकड़े की बात कर रहे हैं ना? जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे भी लगा कि ये कैसे संभव है। बिल्कुल। इन नोट्स में दर्ज है कि गौतम बुद्ध नगर जिला, जिसे हम नोएडा के रूप में भी जानते हैं, वहां साक्षरता दर राज्य में सबसे अधिक है। ये सबसे पढ़ा लिखा और आर्थिक रूप से उन्नत जिला है। और इसके उलट इसका एक दूसरा पहलू भी है। हाँ, जब हम शिशु लिंगानुपात के पन्ने पर आते हैं तो यही गौतम बुद्ध नगर बागपत के साथ राज्य में सबसे निचले पायदान पर दिखाई देता है। ये बहुत निराशाजनक है। इसके ठीक उलट जौनपुर जैसा जिला, जो कोई बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र नहीं है, उसका लिंगानुपात राज्य में सबसे अधिक 1024 है। ये सच में एक गहरी चोट करने वाला तथ्य है। ये इस आम धारणा को तोड़ देता है कि शिक्षा बढ़ने से समाज की सोच अपने आप आधुनिक या समान हो जाती है। सही बात है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जिले में बच्चियों की संख्या का सबसे कम होना इस बात का सबूत है कि शायद आर्थिक संपन्नता के साथ कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाएं और भी तकनीक सक्षम हो गईं। ये इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि हम विकास किसे कह रहे हैं, सिर्फ ऊंची इमारतों को या मानवीय सोच को। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। ये साबित करता है कि केवल किताबी साक्षरता और एक्सप्रेसवे का निर्माण सामाजिक परिपक्वता की गारंटी नहीं दे सकते। इसके लिए जमीनी स्तर पर सांस्कृतिक और नैतिक बदलाव की जरूरत होती है। इंसानी आबादी, सोच और विकास की इस जटिल पहेली के साथ साथ हमें उस जमीन को भी नहीं भूलना चाहिए जिस पर यह सब हो रहा है, यानी राज्य की पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संपदा। इतने घने बसे राज्य में वनों की स्थिति एक बड़ा मुद्दा है। नोट्स बताते हैं कि यहाँ भी भारी असंतुलन है। सोनभद्र जिले में, जहाँ हमने 4 राज्यों की सीमा की बात की थी, वहाँ राज्य का सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है। और सबसे कम कहाँ है? कालीन उद्योग के लिए मशहूर संत रविदास नगर यानी भदोही में जंगलों का क्षेत्र सबसे कम है। देखिए, जब आपके पास 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी हो और औद्योगिकरण तेजी से हो रहा हो, तो प्राकृतिक संपदा और पारिस्थितिक संतुलन को बचाए रखना एक निरंतर संघर्ष बन जाता है। हाँ, पर्यावरण संरक्षण एक बड़ी चुनौती है। फिर भी इन नोट्स में वन्यजीवों के संरक्षण के जो प्रयास दर्ज हैं वे महत्वपूर्ण हैं। 1957 में स्थापित चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, जो चंदौली में है, राज्य का सबसे पुराना अभयारण्य है। ये पर्यावरण संरक्षण की शुरुआती कोशिशों को दर्शाता है। और सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? क्षेत्रफल के लिहाज से हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य सबसे बड़ा है, जो मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर जैसे कई जिलों में फैला हुआ है। लेकिन इन जंगलों के बीच से गुजरती विकास की इस पूरी रेलगाड़ी को चलाने के लिए जो सबसे बुनियादी चीज चाहिए वो है ऊर्जा। ऊर्जा के मोर्चे पर राज्य का ज्यादातर दारोमदार तापीय ऊर्जा पर है। थर्मल पावर प्लांट का बहुत बड़ा रोल है। कोयले पर आधारित ये पावर प्लांट राज्य के उद्योगों को सांस देते हैं। लेकिन इन नोट्स में एक और बहुत खास तथ्य है जो तकनीकी प्रगति को दर्शाता है।
राज्य में एक परमाणु विद्युत केंद्र भी मौजूद है जो बुलंदशहर के नरौरा में स्थित है। ऊर्जा की ये संरचना सिर्फ शहरों को रोशन नहीं करती, बल्कि ये उस कृषि क्षेत्र को भी जीवित रखती है जो इस राज्य की अर्थव्यवस्था की असली आत्मा है। और कृषि को आधुनिक बनाने में शोध संस्थानों का बड़ा हाथ है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के विकास में यहाँ स्थित शोध संस्थानों का बहुत बड़ा हाथ है, जिसका जिक्र इन नोट्स के आखिरी पन्नों में है। हाँ, जैसे लखनऊ में स्थित भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान और कानपुर का भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। ये संस्थान सिर्फ कंक्रीट की इमारतें या लैब नहीं है, इनका काम बहुत जमीनी है। ये राज्य की उस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं जो मुख्य रूप से गन्ना और दालों की खेती पर टिकी हुई है। तो अगर हम पूरे सफर को देखें तो हमने बहुत सारे पहलुओं पर बात की है। जी, इस तरह इतिहास की धूल भरी किताबों से शुरू होकर आधुनिक एक्सप्रेसवे की रफ्तार तक, नवाबों के कथक से लेकर नरौरा के परमाणु प्लांट तक, और अमीर खुसरो के तबले की थाप से लेकर गौतम बुद्ध नगर के उस चुपते हुए लिंगानुपात के आंकड़े तक, हमने इस गहन ऑडियो सफर में बहुत कुछ देखा और सुना। ये एक बहुत ही व्यापक तस्वीर है। ये वाकई अद्भुत है कि कैसे एक अध्ययन सामग्री, जिसे शायद सिर्फ रटने के लिए बनाया गया था, ध्यान से देखने पर एक पूरे समाज की कहानी बयां कर देती है। एक ही राज्य के भीतर कितना कुछ है। एक ही राज्य के भीतर भूगोल, राजनीति, संस्कृति और अर्थव्यवस्था का इतना बड़ा और विविध खजाना मौजूद है। इसे महज याद कर लेना काफी नहीं है, इसे समझना बहुत जरूरी है। इस पूरी चर्चा और इन सारे तथ्यों को गहराई से टटोलने के बाद मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है। हमने आज स्रोत सामग्री के आधार पर उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक बदलावों, इसके सांस्कृतिक वैभव और एक्सप्रेसवे के निर्माण जैसी आधुनिक उपलब्धियों को समझा, और इसके अंदर निहित विरोधाभासों को भी देखा। हाँ, लेकिन अगर हम आज से 20 या 30 साल आगे भविष्य की ओर देखें तो आने वाले दशकों में इस राज्य की विशाल जनसांख्यिकी, ये करोड़ों युवाओं का डेमोग्राफिक डिविडेंड और इसके विकास का ये असमान मॉडल न सिर्फ भारत बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के भविष्य को किस तरह आकार देगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये 20 करोड़ की आबादी शिक्षा और सही रोजगार पाकर एक अभूतपूर्व आर्थिक महाशक्ति बनेगी, या फिर असमानता और सिमटते संसाधनों के कारण ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी? ये यकीनन एक ऐसा शक्तिशाली और खुला विचार है जिसे हम उन सभी के लिए छोड़ना चाहेंगे जो इस सफर में हमारे साथ बने हुए हैं। किसी भी परीक्षा के नोट्स सिर्फ कुछ पास करने के लिए नहीं होते, वो हमें हमारे आसपास की दुनिया को समझने का नजरिया देते हैं। आज के स्रोत आधारित सफर में बस इतना ही। इन आंकड़ों के पीछे की कहानियों और इस चर्चा पर गहराई से विचार करते रहिए, क्योंकि ज्ञान तभी सबसे मूल्यवान होता है जब हम उसके मायनों को समझते हैं। इस गहन चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।